अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है बासित। यूएसए में न्यू इमिग्रेंट हूँ। अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ वीडियो की सूरत में, ताकि कल को कोई न्यू इमिग्रेंट आता है या इस प्रोसेस में इंटरेस्ट रखता है उसके लिए हेल्पफुल गाइड हो सके। तो एक सीरीज़ हम कंटिन्यू कर रहे हैं जिसका नाम है आपके सवालात और मेरे ख्यालात, जिसका 2 पार्ट पहले आ चुके हैं। यहाँ पर कार्ड्स आ रहे होंगे, उसको जाके देख सकते हैं। उसमें ये शायद हो सकता है जो आप सवाल आप एडिशनल पूछना चाहते हो इस वीडियो के बाद भी शायद वहाँ पर कवर्ड हो। पहले वो 2 पार्ट देख लें। इसके अलावा इस चैनल में मोर देन 160 वीडियो हैं जो डिफरेंट टॉपिक्स को मैंने कवर किया हुआ है। मोस्ट ऑफ देम वही हैं जो उनसे मैं गुजरा हुआ हूँ। जहाँ जो ऑब्स्टिकल्स आए तो मैंने अपने शेयर किया हुआ है व्यूज़ के मैंने किस तरह उस ऑब्स्टिकल को ओवरकम किया और आप प्रोसेस को आगे बढ़ाया। इसके अलावा आपके कोई भी सवाल आते हैं तो कमेंट सेक्शन पूछा करें। मैं कोशिश करूँगा आने वाली वीडियोज़ में एड्रेस करें। कई बार ये होता है कि मेरे केस से रिलेटेड नहीं होते, मेरे साथ आसपास जितने लोग और थे, हमारे ग्रुप्स थे, हम शेयर करते थे, बात करते थे, तो वहाँ से भी मुझे काफ़ी पता है कि अच्छा ये प्रोसेस फंसता था तो उन्होंने ये किया था, उनका हो गया। इसके अलावा मेरा एक इंस्टाग्राम पेज है, यहाँ पर आ रहा होगा, जाकर इसको पहले फॉलो करें। डीएम में स्लाइड करके अपने प्राइवेट नेचर के सवाल पूछेंगे। प्राइवेट नेचर का नहीं होते ना, आप हमेशा कमेंट सेक्शन पूछा करें। ये हो सकता है शायद मुझे रिप्लाई करने में हफ्ता लग जाए, 2 हफ्ते लग जाए। कोई और उस स्टेज से गुजर रहा हो, उस मसले से गुजर रहा हो, वो आपको रिप्लाई भी करेगा। अब 2 लोग हो जाएंगे, आप हैं और वो बंदा है जो उस मसले को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा इस चैनल का पर्पस ही है कि जितने इस प्रोसेस से गुजरें, ख़ास और यूएस एम्बेसी इस्लामाबाद से, तो हम टीम वर्क करके हम एक दूसरे की हेल्प करें और इस प्रोसेस को ईजी बनाएं ताकि सबके लिए आसानी हो सके। चलें आ जाओ। तो पहले सवाल की तरफ आते हैं। कहते हैं कोई व्हाट्सएप ग्रुप है जो CR1 से रिलेटेड हो। तो बेसिकली ग्रुप्स तो बहुत हैं। CR1 का भी होता है, IR1 का भी होता है। पूरा इमिग्रेशन ग्रुप बनाया होता है लोगों ने, जिसमें सब सिटीज़ के लोग हैं। कुछ कराची से रिलेटेड ग्रुप्स बने होते हैं, लाहौर से बने हुए हैं, इस्लामाबाद से बने हुए हैं, नॉन इमिग्रेंट वाले भी बने हुए हैं, जैसे B1 B2 वीज़ा को भी लोग डिस्कस कर रहे होते हैं, J1s को डिस्कस कर रहे होते हैं। इशू ये आता है, पिछले 5 सालों में मैंने ये देखा है कि ख़ास तौर पर जो फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप होते हैं, अगर आप किसी को ऐड कराओ, वो उस रूल्स ना फॉलो करे, कोई बदतमीज़ शुरू करते हैं लोग, शुरू हो जाते हैं, बहुत लोग पर्सनल हो जाते हैं ग्रुप में भी, कि आपका कोई मसला है तो आप उससे रिलेटेड सवाल पूछो, रादर देन आप दूसरे टॉपिक पे जाना शुरू हो जाओ। तो लड़ाइयाँ होती हैं। वो फिर एडमिन जो होता है, ग्रुप्स के 3-4 एडमिन होंगे, वो फिर वो निकालेंगे, देखेंगे यार किसने ऐड कराया, तो कहेगा यार आप क्यों ऐड इस तरह के लोग कराते हो। तो एक अलग से सरदर्द बन जाती है। लेकिन अगर आप फेसबुक को जाएँ, सर्च करें, आपको फेसबुक ग्रुप मिल जाएंगे। उन फेसबुक ग्रुप से आप इजीली फिर आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन मैंने तो इतना ही देखा है कि अवॉइड करना चाहिए किसी को ऐड कराने के लिए, क्योंकि फिर वो कंटिन्यूएशन रहती है और बहुत मसले मसाइल बनते हैं। तो फेसबुक जाएँ, फेसबुक से आपको इंशाल्लाह आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएंगे। अदरवाइज़ आप ये कर सकते हैं, आपके जो भी सवाल आते हैं आप कमेंट सेक्शन में लिखते रहें। मैं नहीं एड्रेस कर सकूँगा जल्दी, तो कोई ना कोई और जो भी लोग इस प्रोसेस से गुजर रहे हैं, तो वो आपको उस सवाल का जवाब भी दे देगा। इसके अलावा मैं देखता हूँ कमेंट्स तो 10-10 12-12 कमेंट्स लोग आपस में बात कर रहे हैं, लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। तो इट्सेल्फ एक अच्छी कम्युनिटी बनी हुई है, आप यहाँ लिख सकते हैं। लेकिन सॉरी टू डिसपॉइंट यू कि मेरे तरफ से तो मैं तो अवॉइड ही करूँगा किसी को व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक ग्रुप में ऐड कराने से, कि कल को कोई मसला मसाइल बनता है फिर वो उसको कहाँ ही बंदा फिर टेक केयर करता रहे। तो बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको कुछ सवाल है तो ज़रूर पूछिएगा, तो कोशिश करूँगा कि आने वाली वीडियोज़ में हम उसको एड्रेस कर लें। अपना ख्याल रखिएगा। अगले सवाल की तरफ आते हैं। FO कैटेगरी का कमेंट है। वो कहते हैं कि उनके जो मेन एप्लीकेंट थे वो फादर थे, 40-50 साल पुरानी उनकी जो ट्रैवल हिस्ट्री को एम्बेसी ने रिव्यू किया, जिसकी वजह से वो रिजेक्ट हो रहे हैं। सबको वो एडवाइस दे रही हैं कि प्रिपेयर करें अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के लिए। और उनकी फ़ादर की जो ट्रैवल हिस्ट्री उसकी वजह से रिजेक्ट हो गया। 2 चीज़ों को मैं एड्रेस करूँगा। एक होता है सॉफ्ट रिजेक्शन, एक होता है डिनाइल। क्योंकि अगर आपका AP लगती है, जब आप पहली बार जाते हैं, कोई वीज़ा नहीं मिलता, वो कहते हैं हमें फर्दर प्रोसेसिंग करनी है, तो वो रिफ्यूज़ करेंगे। उस रिफ्यूज़ का ये मतलब नहीं है कि आपका केस ख़त्म हो गया। इट मीन्स कि ये सॉफ्ट डिनाइल है। इस वक्त वो डिसाइड नहीं कर सकते। दे आर गोना पुट यू इन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग, जिसको AP कहते हैं। पूरी की हम सेपरेट वीडियो जाकर देखें, उसमें कोशिश की है मैंने एक्सप्लेन करने की कि AP है क्या। ये होता है सॉफ्ट रिफ्यूज़ल। इससे परेशानी होता है, जो वो चीज़ मांगते हैं या वो टाइम होता है वो रिक्वायर्ड होता है, उन्हें प्रोसेसिंग करनी, बैकग्राउंड चेक करना है। इंशाल्लाह फ्यूचर आने वाली वीडियो को जिसमें मैं अपना 221G हम डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा और बहुत सारे जो है ना 221G इकट्ठे हुए हैं, तो उनको रिव्यू कर लेंगे कौन से टिक का क्या मतलब होता है, कि बहुत ही कॉमन सवाल होता है।
लोग परेशान होते हैं अपना 221G देख के, तो कोशिश करेंगे वो वीडियो जल्दी आ जाए। और दूसरी बात आपने एक एक तो सॉफ्ट रिफ्यूज़ल हो गया जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, एपी लगी। एक होता है अगर काउंसलर ऑफिसर खुद कह दें कि अब इट्स रिजेक्टेड मीन्स के लाइक एंड ऑफ, वो मोस्ट प्रॉब्ली आपको कोई एक लेटर भेजती है, एक कोई ना कोई होगा, डॉक्यूमेंट होगा जिसमें लिखा होगा रीज़न फॉर रिजेक्टिंग। तो इनके सवाल में इन्हें ज़्यादा क्लैरिटी दी कि वो उसी सॉफ्ट रिफ्यूज़ल को, एपी को क्या वो रिजेक्शन कह रही हैं। इसके अलावा नीचे उनके एक और एक सेकेंडरी जो था ना, उस इसी कमेंट का आंसर था। वो कहते हैं कि 40-50 साल पहले वो लीगली डिपोर्ट हुए थे क्योंकि उनका यूएस में स्टे था। ये भी बहुत कॉमन थीम है देखी हुई पाकिस्तान में कि जो ख़ास तौर पर F4 के होते हैं, क्योंकि F4 आज आपके लिए अप्लाई हुआ है, 15-16 साल तो कहीं नहीं गए। I-130 से लेके आपके इंटरव्यू तक 15-16 साल लग जाते हैं। तो शायद आप बचपन में गए हो, एज अ स्टूडेंट गए हो, B1 B2 पर गए हो, ओवर स्टे किया हो, कोई वायलेशन की हो, और जैसे B1 B2 पर अलाउड नहीं होता काम करना, अगर आप काम करते हो वो वायलेशन है, अगर पकड़े जाएँ फिर वो डिपोर्ट होता है और रिकॉर्ड में आ जाता है। इस तरह की जो कॉम्प्लिकेटेड केस होती हैं, मैं हमेशा एडवाइस ये करता हूँ कि आप किसी लॉ फर्म को रीच आउट करो यूएसए में, उनको एक्सप्लेन करो, उनसे पहले ही बताओ कि यार ये सीन है, ये मेरे से काम ख़राब हुआ है पुराने वक्तों में, आप क्या एडवाइस करती हो। क्योंकि हर जो चीज़ होती है कुछ की रेमेडीज़ होती हैं, लीगल रेमेडीज़ होती हैं, कोई वेवर होता है, कोई कोर्ट में जाके आपको एड्रेस कर सकते हो। तो नोयत पर डिपेंड करता है किस तरह डिपोर्ट हुए थे, क्या वायलेशन थी। अ, तो शायद इसकी भी कोई रेमेडी हो। इसके अलावा इससे जो एक पॉइंट और आता है, हाँ, एम्बेसी का काम होता है उस बंदे की पुरानी बातों के अंदर जाके क्या लें बैकग्राउंड चेक करना, उनको एपी में डालना। जैसे बहुत कॉमन चीज़ है DS 5535 है, वो रीज़न ही ये होती है हल्का सा डाउट आना है, उस ऑफिसर ने नहीं आपको अलाउ करना है, क्योंकि उसका है कि वीज़ा प्रूफ किया, उस पर आता है ब्लेम। वो एवं क्यों अपने पे ब्लेम लेते रहे, तो उनको तो कोई जल्दी नहीं है कि आप यूएस से आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, साल बाद आ रहे हैं। उन्हें अपना प्रोसेस करना है, तो उन्हें एपी लगा देनी है, उन्हें कहना ये आप फिल करें, हम आपके अब बैकग्राउंड चेक करेंगे। उस बैकग्राउंड चेक में बहुत होता है कि पुराने पासपोर्टों को देखना, ट्रैवल हिस्ट्री को देखना, देखना किन किन कंट्रीज़ हो क्या है। ख़ास तौर पर कुछ लोग हैं जिनका एजुकेशन बैकग्राउंड बहुत सेंसिटिव होता है, कुछ फील्ड्स हैं, इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आने वाली वीडियोज़ में उस पर वीडियो बनाएं, जिसकी वजह से वो फ्लैग हो जाती हैं। जो फार्मेसी से इंजीनियरिंग की कुछ बहुत सर्टन फील्ड्स होती हैं जो आप वो ट्रिगर कर देती हैं। फिर अगर आपकी मिलिट्री सर्विस हो, आपने लॉ इन्फोर्समेंट में सर्विस की हो, तो इट्सेल्फ वो ट्रिगर होता है, क्योंकि वो देखते हैं कि उस लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी में क्या रोल था आपका, कहाँ क्या करते थे, आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है। क्योंकि वो देखना कि इस बंदे को जो नॉलेज है वो पब्लिक मास को तो नहीं कोई थ्रेट दे रहा। तो फिर वो आपने देखा होगा कई लोगों को अब मिलते हैं, एपी मिलते हैं, वो कहते हैं अपने सीवी जमा कराएं, अपना रेज्यूमे जमा कराएं। तो वहाँ से फिर वो देखते हैं कि अच्छा अच्छा ये बंदा कह रहा है कि मैंने फ़लानी जगह XYZ में केमिकल एक प्लांट में काम किया था, क्या रोल था, वो चीज़ें चेक करते हैं। आ, इसके अलावा आपका जो करंट पासपोर्ट होता है, पाकिस्तान में एक ट्रेंड है कि जैसे एलिजिबिलिटी लोग पासपोर्ट बना लेते हैं, ट्रैवल करने का प्लान होता नहीं, वो एक्सपायर होते रहती हैं। तो जब भी एक पासपोर्ट बनाएं, एक तो 10 साल वाला बनाएं, ताकि वो बार बार एक्सपायर हो के बिग पाइल अप नहीं बन रहा। और जो आपका पासपोर्ट है, हर किसी की कोई रिजेक्शंस होती हैं, एम्बेसीज की होती हैं, उसको छुपाने की कोशिश नहीं करना, झूठ नहीं बोलना। बहुत कॉमन मैंने एक सवाल एक देखा हुआ कमेंट्स में, कहते हैं कि हमने DS 260 में ये मेंशन नहीं किया, मैं भूल गया, मुझे याद नहीं रहा। तो जब आप DS 260 भी सबमिट करते हैं, उसके एंड में आप बताते हो कि यार मैंने जो भी इंफॉर्मेशन दी है इट इज़ बेस्ट टू माई नॉलेज और मैं इसकी सारी लाइबिलिटी लेता हूँ। तो आप तो खुद आप कह रहे हो कि पहले झूठ बोल रहे हो, फिर आपको छुपाने की कोशिश कर रहे हो, फिर काउंसलर के पास जाते हैं, काउंसलर सवाल पूछते हैं, फिर वहाँ भी लोग पूरे सवाल नहीं जवाब नहीं देते सही तरीके से। तो इट्स सेल्फ एक बहुत ज़्यादा डाउट बना देता है, फिर एपी लग जाती है। तो अपने पुराने पासपोर्ट की अपने साथ रखा करें, जब आपने एम्बेसी जाना है उनको अटैच करें। DS 260 के हर सवाल को गौर से पढ़ के उसका जवाब देना है, कोई चीज़ छुपाए ना। तो इनकी जो एडवाइस है बहुत अच्छी है कि प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड। लोग पूछते हैं कि सवाल क्या आते हैं, या भैया कुछ वो इंटरव्यू में कुछ भी पूछ सकते हैं। हाँ, जैसे CR1 या IR1 है, आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल अभी बताता हूँ। इंशाल्लाह एक वीडियो है कि जिसमें हम पूरा कवर करेंगे इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर CR1 IR1। वो पूछते हैं, उसमें एक सवाल था, मैं याद है कपल से पूछा, उसकी उनकी वाइफ थी बेनिफिशरी थी,
जो पिटिशनर थे, हस्बैंड थे, उन्होंने कहा अच्छा आप कौन सी साइड पर सोते हैं, आपकी वाइफ जो आपके हस्बैंड कौन सी साइड पर सोते हैं और आप किस साइड पर सोती हैं। अब ये इनसे पूछा है और वहाँ से उन्हें एम्बेसी ने कॉल कर दी हस्बैंड को कि भाई ये हमारे पास एक सवाल है, आप बताएं। इंस्टेंटली उन्हें ऑन स्पॉट ये चेक कर लिया कि जब वो पाकिस्तान आते हैं तो वो कौन सी साइड पर सोते हैं। तो इसमें रैंडमली सवाल वो पिकअप कर सकते हैं कि उनको कौन सा खाना पसंद नहीं है, कौन सा खाना पसंद है, क्या नहीं है। दे कैन बी वेरी क्रिएटिव। और इस तरह एक पूरी मेरे पास लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस पड़े हुए, इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बट या अच्छी एडवाइस है, अनएक्सपेक्टेड के लिए तैयार हो के जाएं। मेक श्योर जो आपके डॉक्यूमेंट्स उनको रीड कर लें और अपने पिटिशनर के बारे में और अपने बारे में, अपने आसपास के लोगों के बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन हो तो इंशाल्लाह इजीली प्रोसेस हो जाएगा। तो अपना ख्याल रखिएगा। उम्मीद करता हूँ ये जो कमेंट है ये एड्रेस हो पा रहा है। तो अगला सवाल है ईलेस के बारे में, ELIS पर वीडियो बनाएं प्लीज़। इसको डिक आउट करें कि अगर कोई केस ईलेस में मूव हो जाए तो इसका क्या मतलब है। F3 कैटेगरी। नंबर 1 बड़ी अच्छी बात लगी, इन्हें अपने वीज़ा कैटेगरी बता दी, क्योंकि कई बार लोग लिखते नहीं हैं, सवाल पूछ लेंगे कि कब इंटरव्यू आएगा। भाई ये कुछ आप इंफॉर्मेशन देंगे तो शायद मेरे पास जो एक्सपीरियंस है या जो मैंने चीज़ें देखी हैं उसमें से शायद आपको मैं थोड़ा नैरो डाउन करके डिसाइड कर सकता हूँ। तो ईलेस जो है, ELIS है, ये इनका एक इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है कि जो पेमेंट्स एक्सेप्ट करती थी ना एम्बेसी, सॉरी एम्बेसी कह रहा हूँ, USCIS, वो अब डिजिटल हो रही हैं। F3 F4 ये वो कैटेगरीज हैं जिनको बहुत टाइम लगता है, ख़ासकर F4 के लिए। जिस तरह बताया था 14 से 15 साल लग जाते हैं, तो कोई परेशानी की बात नहीं होती। हमारे बारे में भी जो सबमिशन थी वो मैनुअल थी। लाइक हमने मेल, जब हमारी पिटिशनर केस फाइल की I-130, वो फिजिकली पेपर उन्हें सबमिट कराया हुआ था। और जब हमारा वेलकम लेटर आया था तो मैंने आ नहीं रहा था वीज़ा बुलेटिन में, और मेरी प्रायोरिटी डेट करंट होने में साल रह गया था। तो मैंने जब उनको रीच आउट किया NVC को, नेशनल वीज़ा सेंटर, बहुत सी वीडियोज़ हैं, 3 पार्ट सीरीज़ हैं, वो जाकर देख सकते हैं, आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो पार्ट जो स्टेज 2 है, मैंने उनको रीच आउट करके उनको कहा भाई मेरा तो अब प्रायोरिटी डेट में नंबर आने लगा है, तो आप वेलकम लेटर दें। तो उनने फिर ईमेल करके बताया कि क्योंकि आपकी मैनुअल जो थी ना वो सबमिशन थी, पेपर सबमिशन थी, अब उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं, जो नया सिस्टम आ गया, CEAC आ गया है, आई थिंक कॉन्सुलर इलेक्ट्रॉनिक समथिंग प्रोसेसिंग, इनका जो पोर्टल है बहुत कॉमन है, जिस पर DS-260 सब कुछ आता है। यहाँ पर एक पिक्चर भी डाल दूंगा, आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो ELIS हो गया, CEAC हो गया, ये एक कह लें अब इनका जो अप टू डेट जो लेटेस्ट प्रोसेस चल रहा है वो है। इसमें मूव कर रहा है, कोई टेंशन की बात नहीं होती। और इंशाल्लाह आपको जो भी नेक्स्ट कम्युनिकेशन है वो यही आएगी कि उसको एक्सेस किया, किस तरह उसको मूव फॉरवर्ड करना है। और जब भी आप कंफ्यूज हों, आपको कुछ बात समझ नहीं आ रही, एक तो गूगल करें, उसके अलावा आप NVC जो भी आपको रेलिवेंट अथॉरिटी है, I-130 वाली स्टेज है तो USCIS होती है, उसके बाद NVC होता है। जब आपका डॉक्यूमेंट क्वालिफाइड हो जाएगा, जिसको हम लोकल लैंग्वेज में कहते हैं DQ कहते हैं, अगर DQ हो गया फिर केस आपका चल जाता है जो भी आपकी रेलिवेंट एम्बेसी होती है हमारे जो पाकिस्तान में, US एम्बेसी इस्लामाबाद, तो उनसे रब्ता करें तो आपको वो एक्सप्लेन कर देंगे प्रोसेस भी। तो परेशानी होने की कोई बात नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपका कमेंट एड्रेस हो रहा है, तो अपना ख्याल रखिएगा। अगला सवाल है, वो कह रहे हैं कि 31 मई 2024 को प्रोसेसिंग कंप्लीट होगी। आई थिंक वो कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट क्वालिफाई हो चुका है और एम्बेसी को पूछ सकते हैं लाइक क्वेश्चन एंड आंसर, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी डेट 31 दिसंबर 2014 है। तो 14 का केस है, मे बी F4 हो सकता है या F3 हो सकता है, क्लैरिटी नहीं है। लेकिन आपके कोई भी सवाल होते हैं, आप परेशान ना हुआ करें, आप घबराया ना करें। US एम्बेसी, NVC, USCIS को आप कांटेक्ट करके अपनी इंक्वायरीज कर सकते हैं। कोई इसमें कोई डरने वाली बात नहीं होती, उनका काम है, आपकी इंक्वायरी है, जेन्युइन इंक्वायरी है, उनको करें, वो आपको जवाब दे देंगे। आगे पीछे बहुत सारी इंक्वायरीज करके उनको इरिटेट ना करें। और जब वो कह दें कि फॉर एग्जांपल आपने 4 इंक्वायरीज़ की हैं, सेम आ रही है, वो कह देते हैं ज़्यादातर कि आप अपने अगले 180 दिन तक, 3 महीनों तक आप हमें रब्ता ना करें, आप वेट करें, हम प्रोसेस कर रहे हैं, तो आप फिर रुक जाएं। लेकिन जब भी कुछ सवाल आया करे तो
मैं तो ये करता था, मैं जब एनवीसी स्टेज था तो मैं कॉल करता था, वो 1.5 घंटा तो पहले आपको होल्ड करके रखते हैं। फिर बात होती थी, और पाकिस्तान में रात है, यूएस में दिन होता है। तो इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था, लेकिन मैं तो ये करता, मैं लिटरली मैं कॉल कर देता था एनवीसी को, ये प्रोसेस समझ नहीं आ रहा है। जिस तरह मेरे वक्त में काफ़ी लिमिटेड थे रिसोर्स थे, काश काश इस तरह का एक चैनल भी होता। तो मैं जाके स्टक हुआ, क्योंकि मैं यूएस एम्बेसी की वेबसाइट पर जाता था तो वहाँ पर लिखा हुआ था कि हाँ पुलिस सर्टिफिकेट लेते नहीं है, एनवीसी पर रिक्वायर्ड था। तो मैंने कहा यार इसको किस तरह नेविगेट करना है, अब मैं अपलोड करूँ या ना करूँ। लिटरली मैंने कॉल की एनवीसी, मैंने कहा यार ये सीन है, आपकी जो आगे अथॉरिटी है यूएस एम्बेसी इस्लामाबाद, वो ये कह रही है आप रिक्वायर्ड करें, क्या करें। तो उन्होंने बताया था कि एक ब्लैंक पीस ऑफ पेपर लें, उस पर लिखें या उस पर कॉपी पेस्ट कर दें, लिंक कर दें, साथ थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन कर दें, अपलोड करें, आपको हम एनवीसी में जो है ना उसको अप्रूव कर देंगे, उस डॉक्यूमेंट को हम फॉरवर्ड कर देंगे। मैंने कहा फिर सीन है, लेकिन मैंने टाइम था, मैंने कहा ठीक है यार वो भी अपलोड कर दो, साथ में जो पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट है वो भी अपलोड कर दो। तो इस तरह यूएस एम्बेसी को मैं करते हुए कॉल कर देता था, ईमेल कर देता था। शुरू के वक्तों में यूएस एम्बेसी में कॉल लोग उठा लेते थे, अब तो वो तो कॉल का सीन है ही नहीं ना, सिर्फ यूएस सिटीजन्स के लिए सर्विस है। लेकिन यूएस ट्रैवल डॉक्स पर आप कॉल कर सकते हैं, यूएस ट्रैवल डॉक्स को ईमेल कर सकते हैं। यूएस ट्रैवल डॉक्स जो है वो एम्बेसी से एक पहले स्टेप है, कह लें कि उनका कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव सेंटर है या हेल्प डेस्क है, बहुत हेल्पफुल है। यहाँ पर एक दो वीडियोस होंगे, उनको जाकर देख सकते हैं, उसमें कई उनके जो और फीचर्स हैं उनको डिस्कस किया हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपका सवाल जो है वो एड्रेस हो रहा है, अपना ख्याल रखिएगा। हाँ, एक ही बंदे के दो कमेंट्स हैं। एक तो है कि वीज़ा क्लास टैग्स क्या होते हैं, दूसरा कि जो क्लास टैग है जो F41 है वो क्या होता है। एक तो है वीज़ा कैटेगरीज हैं, लेकिन उनके नीचे सब होती हैं, उनके वीज़ा टैग्स होते हैं इंटरनली प्रोसेस करने के लिए, ट्रैक करने के लिए कौन सा बंदा कहाँ फॉल करता है। बहुत सारी हैं, लिटरली आप ये सवाल करेंगे ना, यूएस वीज़ा टैग्स लिखेंगे, क्लास टैग लिखेंगे, तो आपको एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट मिल जाएगी, यहाँ पर आ भी रही होगी। जिस तरह F4 का बताता हूँ कि F4 में मल्टीपल हो सकते हैं। F41 होता है प्रिंसिपल एप्लीकेंट, F42 उसका स्पाउस, फिर F43 4 इस तरह आगे चलते रहेंगे। मेरा थिंक 3 तक होता है या 4 तक होता है। लेकिन ये कोई परेशान की बात नहीं होती। ये नैरो डाउन का लिंक होता है कि फॉर एग्जांपल एक लिखा हुआ है कि बासित है और उसके साथ लिखा हुआ F43 लिखा हुआ है, इट मीन्स कि F4 कैटेगरी का ये बेनिफिशरी है, मतलब प्रिंसिपल एप्लीकेंट का बच्चा है। तो इससे नैरो डाउन के लिए होता है। ये काम आती हैं अगर आप जब ग्रीन कार्ड की फ़ी पे कर रहे होते हैं, जैसे आपको वीज़ा अप्रूव्ड हो गया एम्बेसी से, आप वापस आते हो, पासपोर्ट के साथ एक पेपर आता है जिसमें सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं। आजकल 230 है, हमारे वक्त में आई थिंक $220 था पर एप्लीकेंट होता है, वो आपने यूएस से जाने से पहले पे करना होता है। तो वहाँ पे एक ये काम आता है, अगर आपको समझ नहीं आ पा रहा आपकी कौन सी है, अपने वो CEAC पोर्टल में जाएँ, टॉप राइट पर आपका लिखा होगा कि F4 है, 1 है, 2 है, वहाँ पर सॉरी F41 ही लिखा होगा क्योंकि वो प्रिंसिपल एप्लीकेंट का होता है, लेकिन आपको पता लग जाएगा कि क्या दे रहे हैं। इसके अलावा आप गूगल करेंगे तो आपको क्लास टैग्स नज़र आ जाएंगे, लेकिन ये कोई परेशानी की बात नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपका ये कमेंट एड्रेस हो रहा है, तो अपना ख्याल रखिएगा। तो अगले कमेंट पर आते हैं, वो कहते हैं कि आपने पासपोर्ट कब सबमिट करवाया था DNA के रिज़ल्ट के बाद। AP लगी अगस्त में। DNA टेस्ट का जो रिज़ल्ट है ऑलमोस्ट कह लें अक्टूबर या नवंबर में सबमिट हुआ था, लेकिन यहाँ पर 2 पार्ट सीरीज़ है, वो जाकर देख सकते हैं DNA टेस्ट वाली, जिसमें मैंने अपनी वो शीट रख के मैंने देखा था, एग्जैक्ट डेट्स बताए हुए हैं कब कब हो रहा है, तो उसमें एग्जैक्ट आपको मिल जाएगा अंडरस्टैंडिंग। लेकिन मैं कहूँगा 3-4 महीने बाद जो है वो रिज़ल्ट पहुँचता है। उसके बाद मैं इंक्वायरीज कर रहा था, क्योंकि मेडिकल एक्सपायर हो जाता था हमारे वक्त में, तो मेडिकल की भी चाहिए होता था, तो मेडिकल की आती है, ईमेल आती है, हम मेडिकल्स करवाते हैं, मेडिकल चले जाते हैं। अब जब हमें AP लगी थी ना, तो उनने मेरा और मेरी वालदा का पासपोर्ट रख लिया था, वाला साहब को वापस कर दिया। उन्होंने कहा था कि आपको मेडिकल में DNA टेस्ट के लिए वापस आने में हर चीज़ में आपको ज़रूरत पड़ेगी, आपको हेल्प ईजी हो जाएगा, मुश्किल की बात कोई मुश्किल नहीं होगी आपको। जब हम मेडिकल कराने गए तब उन्हें यही पूछा कि आपका और आपकी वालदा का है, तो हमारे पास कलर स्कैन थे, तो हम दिखा दिए, बता दिए वो तो एम्बेसी के बाद पड़े हैं।
तो अगर आपका पासपोर्ट एम्बेसी में है और आप मेडिकल करवाने हैं तो पासपोर्ट प्लीज़ मंगाइएगा नहीं। अपने जो पासपोर्ट की कलर स्कैन कॉपी है ना, वो ले जाइएगा। उससे वो नेट्स उनको बेसिकली डिटेल्स चाहिए तो वो हो जाता है। तो मेरा और मेरी वालदा का वो स्कैन्स थे, वाला साहब का ओरिजिनल पासपोर्ट था। जब मेडिकल स्केजुलिंग में होने में जाने में महीना लग जाता है, तो आई वुड से कि जनवरी के अंदर मैंने सबमिट करा दिया था, या फेब के अंदर सबमिट करवा दिया था। लेकिन जब मुझे सबमिशन की ईमेल आई थी ना, कि जब मुझे परमिशन मिल गई है सबमिट कराने, तब तो कोविड का भी असर चल रहा था, लेकिन लॉकडाउन स्टार्ट नहीं हुआ था पंजाब में और पाकिस्तान में। तो फ्राइडे को ईमेल आई है और मंडे को मैं सबमिट कराने गया हूँ, तो पंजाब का लॉकडाउन स्टार्ट हो चुका था। हाँ, तो एईजी जो थे, जहाँ पर एक वीडियो आ रही होगी, जो कोरियर ऑफिशियल कोरियर्स हैं इनके यूएस एम्बेसी के लाहौर में, उनके बारे में उन्होंने कहा कि हमें तो ईमेल सुबह की आई हुई है एम्बेसी में, जिसने ना सारी जो कार्गो सर्विसेज वो बंद कर दी हैं। लेकिन उसमें पासपोर्ट मेंशन नहीं, तो हम आपका भेज देते हैं, शायद वापस आ जाए। मैंने कोई नहीं, भेज दो। उन्हें सबमिट किया और वो चलेगा, सबमिट भी हो गया। तो आई वुड से कि 7-8 महीने लग गए थे। लेकिन जब भी आपको एपी लगती है या कुछ भी होता है, तो हमेशा वो एक टिक करते हैं बैकग्राउंड चेक पर, एक करते हैं पासपोर्ट के कोरियर करना है। तो जब भी आपका बैकग्राउंड चेक चल रहा है, अगर आप दिल करें तो आप सबमिट करा दें, कोई मसले की बात नहीं होती। तो या प्रोसेस चलता रहेगा। लेकिन एपी को टाइम लगता है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं होता, क्योंकि जब हमने वो पासपोर्ट सबमिट करवा भी दिया था, तो फिर तो आपको पता ही है, पहले वो कोविड आ गया, तब तक कोई बैन नहीं था, तो उस पर प्रोसेसिंग नहीं हो सकी। वो भी 2 महीने गुजरे थे। फिर वो कोविड की रिस्ट्रिक्शंस अब पूरी वर्ल्ड वाइड आ गई, फिर उसमें ट्रैवल बैन आ गया, फिर वो सेकंड मेडिकल भी हमारा एक्सपायर हो गया। तो लेकिन इंशाल्लाह एक सेपरेट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा बहुत सारी जर्नी। लेकिन उसके अलावा बहुत सी वीडियोज़ हैं, यहाँ पर कार्ड्स आ रहे होंगे जिसमें मैंने इंटरव्यू प्रोसेस और बाकी चीज़ें की हुई हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपका सवाल का जवाब मैंने एड्रेस कर दिया। अपना ख्याल कीजिएगा। अगले कमेंट पर आते हैं, जो है कि क्या IR1 केस में DS5535 फाइल करना होता है। DS5535 है, पहले तो यहाँ पे वीडियोज़ आ रही हूँ, जाकर देखें, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ये केस से रिलेटेड होता है, कोई भी कैटेगरी हो उसको लग सकता है, चाहे वो CR1 है, IR1 है, F की है। और आजकल बहुत कॉमन है, इसको पेंडेमिक ही कहते हैं, कि जिसको AP में लग रही है ना, 80% चांस है कि आपको DS5535 मिल रहा है। तो चाहे वो आपका IR1 है तो आपको ही मिल सकता है। तो मैंने ये किया था अपने केस में, कि मुझे पता है, तब ना एक मोमेंटम बन रहा था, लोगों को मिलना स्टार्ट हो रहा था। तो मैंने पहले ही फिल किए हुए थे, अपनी तरफ से, अपनी साइड से किया हुआ था, अपनी वालदा की साइड से किया हुआ था, अपने वाला साहब की साइड किया था, कि यार मेरे पास पड़े हुए हैं, अगर काउंसिल ऑफिस कहेंगे हाँ आपको DS5535 दे रहे हैं, तो मैं ये लो भैया, पकड़ लो, प्रोसेस कर लो। लेकिन अनएक्सपेक्टेड हुआ, हमें DNA वाला AP मिल गया था। तो इट्स वो ब्लेसिंग थी कि एक उस प्रोसेस से गुजरे आप लोगों के लिए। अब 2 वीडियोस हैं बड़ी अमेजिंग। लेकिन हाँ, किसी को भी DS55 जो है ना 5535 किसी को मिल सकता है, B1 B2 को मिल जाता है, J वालों को मिल जाता है, J1 J2 को सबको मिल सकता है। तो बी प्रिपेयर्ड और अपना ख्याल रखिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपका कमेंट एड्रेस हुआ है। अगले कमेंट पर आते हैं, ब्रो स्प्यूटम के लिए 8 वीक्स के बाद किस तरह कांटेक्ट करेंगे हमसे। जब आपका स्प्यूटम टेस्ट हो गया, 2 पार्ट सीरीज़ दोबारा यहाँ पर है, जिसमें मैंने इसको स्प्यूटम टेस्ट को भी डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद जो US इमिग्रेशन प्रोसेस के लिए जो एक मेडिकल चाहिए होता है, उसको भी डिस्कस किया हुआ है। स्प्यूटम टेस्ट हो चुका है, अगर वो पॉजिटिव है, एम्बेसी रिज़ल्ट चाहता है। और अंदाज़न कह लें, रफ़ एस्टिमेट कर लें, 2 से 8 हफ्ते के अंदर वो आपसे रीच आउट करते हैं, कहते हैं कि हम आपका इंटरव्यू रीस्केड्यूल करवा रहे हैं। क्योंकि मोस्ट प्रॉब्लम यही होता है कि अगर तो प्रिंसिपल एप्लीकेंट है तो कॉल आ जाती है, क्योंकि जब आपने मेडिकल करवाया है उसमें वो डिटेक्ट होना है, TB स्पॉट डिटेक्ट होना है, डॉक्टर ने कहना है हम आपका स्प्यूटम करेंगे। मेडिकल सेंटर ने फ़ौरन बता देना है एम्बेसी को कि भाई ये क्लियर नहीं हो पा रहा मेडिकल में, तो इसका जो आप इंटरव्यू को चेंज करें। अगर तो आपको US एम्बेसी से कोई कम्युनिकेशन नहीं आती कि आपने इंटरव्यू पर नहीं आना,
फिर आपने जाना है, स्किप नहीं करना। वहाँ जाएंगे, ज़ाहिर सी बात है उनको बताएंगे मेरे पास मेडिकल नहीं है, वो एपी ही लगेगी। लेकिन ये नहीं करना कि आपने खुद प्रिज्यूम नहीं कर लेना कि यार मेरा मेडिकल नहीं है तो मैं नहीं जाता। लेकिन अगर कॉल आ जाए, वो कहेंगे अब आपको आने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी बात ये होती है जब भी कॉल भी उनको कहें काइंडली एक ईमेल भी भेज दें ताकि मैं उसको रीड कर सकूँ। ये होगा कि आपके पास रिकॉर्ड हो जाए कि उनने ही कहा हुआ है कि आपने इंटरव्यू में नहीं जाना। तो कह लें 2 से 8 हफ्तों के अंदर आपके स्प्यूटम क्लियर होने, टेस्ट क्लियर होने के बाद आ जाती है रीस्केजुलिंग की। लेकिन अगर बैकलॉग है, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो मे बी ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। लेकिन सेफ साइड पर मैं कहूँगा कि 2 से 8 हफ्ते। और आप कर सकते हैं जब आपकी रिपोर्ट जा चुकी है, आपको विल केयर या जहाँ से भी अजीज़ मेडिकल से कहाँ कहीं से भी करवाया आपने अपना मेडिकल, उनसे जब कंफर्मेशन मिल जाए कि आपका रिपोर्ट आगे जा चुकी है, फ़ौरन दूसरे तीसरे दिन इंक्वायरी करें कि भाई मेरा इंटरव्यू रीस्केड्यूल करें। और फिर हर 4 हफ्ते बाद जब तक वो आपको रोकते नहीं है, इंक्वायरीज़ करें एम्बेसी से रब्ते में ताकि आपको जल्द से जल्द इंटरव्यू अपॉइंटमेंट मिल सके। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपका जो कमेंट है वो एड्रेस हो रहा है, अपना ख्याल रखिएगा। तो अगले कमेंट पर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई मैंने मेडिकल के लिए अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाई है, लेकिन मैं अपॉइंटमेंट को आगे करवाना चाह रहा हूँ या कैंसिल करवाना चाह रहा हूँ, तो कोई इशू? हाँ, इशू तो नहीं होगा। पहले तो मैं ये अब ये क्लियर नहीं है कि आप मेडिकल की बात कर रहे हैं या अपने इंटरव्यू वाली जो है अपॉइंटमेंट की बात कर रहे हैं। अगर तो मेडिकल वाली है तो मेडिकल तो आपकी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। क्यों कैंसिल करवाना चाह रहे हैं, क्यों आगे करवाना चाह रहे हैं, ये मुझे नहीं पता। लेकिन इंटरव्यू से पहले आपने अपना मेडिकल करना होता है, क्योंकि मेडिकल आपका क्लियर होगा तो काउंसलर ऑफिसर ने डिसाइड करना है। ये तो आपने खुद डिसाइड करना है कि यार आप क्यों करवा रहे हैं, मुझे तो नहीं पता। लेकिन मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, इसके बगैर तो प्रोसेस आगे जा नहीं सकता। तो मैं तो ये कहूँगा कि मेडिकल करें अगर आपको यूएस का इमिग्रेशन वीज़ा चाहिए। बाकी आपकी मर्ज़ी है। तो उम्मीद करता हूँ आपका सवाल जो है एड्रेस हो रहा है। तो इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा। अगले कमेंट पर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कह रहे हैं कि हमारा वेलकम लेटर कब एक्सपेक्ट हो सकता है? कंट्री पाकिस्तान, कैटेगरी F4, प्रायोरिटी डेट जो है 7 नवंबर 2008। बहुत अच्छा कमेंट है कि उन्हें इतनी इन्फॉर्मेशन दी है कि भाई मुझे अंदाज़ा पता लग गया कि किस तरह इसको मैं एड्रेस कर सकता हूँ। तो सबसे अच्छी बात यह है कि आप पहले जाएं यूएस वीज़ा बुलेटिन पर जाएं, वहाँ पर देखें कि आपकी प्रायोरिटी डेट और आजकल जो करंट प्रायोरिटी डेट चल रही है उसमें कितना टाइम है। उसमें 2 चार्ट होते हैं, चार्ट ए होता है, चार्ट बी होता है। जो सा चार्ट आगे चल रहा होता है वो वेलकम लेटर का होता है। लेकिन जो सी डेट पीछे है उस डेट में उस साल और आपके साल के अंदर, जैसे आजकल 2007 चल रहा है, 2008 है, तो एक साल बहुत एक अच्छा टाइम फ्रेम होता है कि आप अभी रीच आउट कर लें एनवीसी को कि आप अपने जो है ना अपनी तरफ से हमें वेलकम लेटर इशू कर दें। क्योंकि आइडियली यही होता है कि आम तौर पर लोगों को साल 2 साल पहले आ जाता है। उसकी रीज़न ये होती है कि DS-260 भरना है, आपने इतने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, फ़ी पे करनी है, उसका टाइम लगता है। तो लोग आराम से कर सकें, रश ना हो और दे आर प्रिपेयर्ड। क्योंकि जब आप ये सारा प्रोसेस कर लेंगे वेलकम लेटर का एनवीसी वाला, तो आपको डॉक्यूमेंट क्वालिफाइड होगा। इसका मतलब कि अब केस ट्रांसफ़र किया जाएगा यूएस एम्बेसी इस्लामाबाद को, और फिर वो आपसे आगे फर्दर प्रोसेसिंग करेंगे। तो आई वुड से कि अगर साल रह गया है प्रायोरिटी डेट के अंदर करंट होने में, रीच आउट करें और वेलकम लेटर का पूछ लें। और डरने की कोई बात नहीं, लोग पूछते हैं ज़्यादा क्या कहेंगे, आप रीच आउट करें, वो कहेंगे नहीं अभी आपको अभी नहीं मिलेगा, ये आ जाएगा। हमारी केस में ये था कि 6 महीने रह गए थे प्रायोरिटी डेट करंट होने में। मैंने रीच आउट किया, मैंने कहा भाई मेरा वेलकम लेटर किधर है। उन्होंने कहा कि आपका केस मैनुअल था, शिफ्ट करें आ जाएगा। और मेरा ख्याल है हफ्ते या 3 हफ्तों के अंदर आ गया था। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपका जो कमेंट है वो एड्रेस हो रहा है। अपना ख्याल रखिएगा। अगले कमेंट पर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये भाईजान मेरी वीडियोस के साथ इन लव हैं, कहते हैं काफ़ी यूज़फुल है और अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। वन ऑफ द रीज़न्स यही है कि जब मैं इस प्रोसेस गुजरा था, काफ़ी कह लें मुश्किल होती थी सिंपल स्टेप्स को भी अंडरस्टैंड करने में।
तो तब ही आया ख्याल आया था कि यार हमारे नेबरिंग कंट्री में इतने अच्छे रिसोर्सेज हैं, कितनी हेल्पिंग कम्युनिटी है, तो हमने भी कुछ बनाना है इस तरह का। और जब लोग इन वीडियोस को देखते हैं, यूएसए पहुंचते हैं, तो इंस्टाग्राम पे इतने खूबसूरत, इतने बड़े बड़े मैसेज आते हैं। आ, तो मेरा अब पर्पस ही होता है कि एक वीडियो से एक फैमिली या एक बंदे की हेल्प हो जाए, तो उससे जो दुआ मिलेगी, जो दिल से दुआ मिलेगी, वो ही कह लें सही इसका जो है ना रिवॉर्ड है। तो खुशी हुई है कि आपको भी अगर हेल्पफुल हो रही है। इसके अलावा वो सवाल उनका ये है कि वो आज़रबाईजान गए 5 दिन के लिए अपनी फैमिली के बगैर, और जो उनका पुराना पासपोर्ट उस पर उन्हें ट्रैवल किया उम्रे पर, और जब उन्हें DS-260 को सबमिट कराया तो वो कोई सोशल मीडिया यूज़ नहीं कर रहे थे। जो ईमेल्स थे उन्हें एड्रेस कर मेंशन कर दिए कि कोई मसला होगा कि अब वो सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं। तो नंबर वन, मेरे से भी इंटरव्यू में पूछा गया था कि आपने कहाँ कहाँ पहले ट्रैवल किया हुआ है। मेरी एक पूरी लिस्ट ऑफ कंट्रीज थी, मैंने बताया कि मैं रोमेनिया गया हूँ, नॉर्वे गया हूँ, फ़लाने गया हूँ, दुबई गया हूँ। तो ये एक कॉमन सवाल होगा, पूछा जाता है। फैमिली के साथ गए नहीं गए आपसे पूछें तो आपने ही बताना है। जिस तरह आप पूछ रहे हैं कि क्या कहना है, सच बोलना है भाई, क्यों गए थे, जिस भी वजह से गए थे आपने वो उनको बताना है। और ट्रैवल हिस्ट्री छुपाना चाहिए भी नहीं है, क्योंकि जब आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं तो इनके पास रिकॉर्ड कीपिंग होती है। आपकी FIA के पास होती है। FIA डाटा प्रोवाइड करता है टू द एम्बेसीज, हब एम्बेसीज को मिलता है। इसलिए कोई भी एम्बेसी में अप्लाई करते हैं, झूठ बोलोगे तो इसलिए पता लग जाता है, क्योंकि FIA के पास रिकॉर्ड है। और सब एम्बेसीज और सब के जो काउंसलर होते हैं ना, उनकी भी आपस में काफ़ी लिंकेज होती है, वो पुल कर लेते हैं डाटा। तो जो भी ट्रैवल की रीज़न थी वो आप ऑनेस्टली इसको मेंशन करेंगे, ज़ाहिर सी बात है। उम्रे की बात भी कोई टेंशन की बात नहीं, जैसे मेरे पेरेंट्स ने उम्रा किया हुआ है, और बहुत कॉमन थीम है, लोग उम्रा हज लोग करते हैं, तो वो भी कोई मसले की बात नहीं है। आपने पुराने पासपोर्ट साल लेके जाना, कई बार वो पुराने पासपोर्ट कहते हैं कि हमें दिखाएं, हमने उनको देखना है। एक पीछे ही कमेंट आप इसी वीडियो में देखेंगे, किसी ने जो मेंशन किया हुआ था 30-40 साल 50 साल वाली जो हिस्ट्री वाली बात, तो उसी से आप लिंक कर लें कि वो हिस्ट्री देखती हैं, चीज़ें देखती हैं। फिर अब बात आती है कि जब DS-260 सबमिट किया और अब इंटरव्यू शायद लेट हो रहा है, उसमें जो चीज़ें चेंज हुई हैं। हमारे वक्त में 1 साल के बाद DS-260 रीओपन हो जाता था, एक्सपायर हो जाता था। इट मीन्स कि वो रीओपन होता है, आप अपनी जाके इंफॉर्मेशन को अपडेट करें, रीसबमिट कर दें, कोई फ़ी नहीं होती, कुछ नहीं होता, बस आपने डाटा को इम्प्रूव करना होता है। तो पहला DST जो 260 था उसमें ये सवाल थे ही नहीं सोशल मीडिया वाले, तो वो उसके बगैर था। जब वो रीओपन हुआ तो उसमें फिर वो सवाल आ गए, इसमें सारे में अपने हैंडल्स लिखे। तो वो बहुत क्रिएटिव है सवाल का, जो आपसे सवाल पूछा जाता है कि कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसमें आप इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, कंटेंट शेयर समथिंग करके वो है। तो उसमें मेजॉरिटी ऑफ सोशल मीडिया जो है ना, और आपकी जो भी जैसे लिंक्डइन में भी आप बेसिकली कंटेंट तो शेयर कर रहे हैं, सारे आए थे, तो आपने लिखना होता है। तो अगर आपका DS-260 खुद ओपन हो जाता है तो उसमें मेंशन करेंगे। अदरवाइज़ जब आप एम्बेसी जाएं, कौंसलर ऑफिसर हमेशा पूछता है कि कोई चीज़ आपकी लाइफ में चेंज हुई, आप कह सकते हैं कि यार मेरे तब उस वक्त मैं सोशल मीडिया अकाउंट्स यूज़ नहीं कर रहा था, अब मैं कर रहा हूँ, काइंडली मेरा अपडेट कर दें DS-260। वो सबमिट जो अपना DS-260 उसको अपडेट कर देंगे, क्योंकि ये ना हो कि इंटरव्यू जब गए वहाँ पर वो बैकग्राउंड चेक करें, वो कहें कि इस बंदे को सोशल मीडिया इसने मेंशन नहीं किया हुआ, और वो इंटरव्यू में वेट कर रहे हो, फिर वो कहें ठीक है अब आपको हम AP लगा रहे हैं, ये लें DS-5535, क्योंकि उसमें पूरा एक सेक्शन होता है फॉर ट्रैवलिंग, उसके अलावा एक सेक्शन होता है फॉर सोशल मीडिया। ओके, अब इसमें सोशल मीडिया हमें सबमिट करवाएं, तो बेहतर है कि DS-5535 आपको पहले मिले, उससे पहले खुद ही बता देंगे कि सर आप काइंडली आप जो है ना अपडेट कर दें DS-260, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। तो इसी तरह इनका एक और कमेंट था, कहते हैं कि हमारा सोशल मीडिया प्राइवेट होता है, तो उस पर तो हम कोई चीज़ पब्लिकली जो पोस्ट नहीं करते। पर्पस उनका सवाल का ये है, ये कि आप कोई चीज़ हाइड कर रहे हो, और वो प्रोफाइल के अंदर जो आप इंफॉर्मेशन जो भी प्राइवेट है उससे भी काफ़ी चीज़ें हैं वो अंडरस्टैंड कर लेती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी प्रोफाइल के डिस्क्रिप्शन में ऐसी कुछ चीज़ लिखी हैं जो अलाउड नहीं है, जो चीज़ें शो करती हैं,
वो सब चीज़ उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं। अब तक मेरे पास कोई ऐसी कोई बंदा या कोई किसी का केस नहीं आया जिसने बताया हो कि यार कि हमारा जो एक्सेस मांग लिया हो। लेकिन ये ज़रूर होता है, लोग भूल जाते हैं कि एयरपोर्ट पर कई बार लोगों को कहते हैं भाई अपना फ़ोन ओपन करके मैंने वो आपकी व्हाट्सएप वो उस वक्त। तो एयरपोर्ट पर जब जाएं तो मेक श्योर कि आपके फ़ोन में कोई भी जो है ना उल्टी सीधी चीज़ ना पड़ी हो, और कोई ऐसी आपकी लिंकेज नहीं है विद द पीपल जो जो बहुत नेगेटिव रखते हैं वो सोच। क्योंकि एयरपोर्ट पर कई बार होता है वो कहते हैं अपना फ़ोन दिखाएं, ओपन करके दें, तो वो उसी वक्त चेक करना शुरू कर देते हैं। इसलिए जो भी अगर कोई कोई किसी के फ़ोन में पड़े हुए हैं ड्रामेज पड़े हुए हैं बस डाउनलोड करके हुए हैं, तो भाई इलीगल कंटेंट जो है उस पर यहाँ फ़ाइन है, पनिशमेंट है। तो मेक श्योर आपके फ़ोन भी जब लेके आ रहे हैं उसमें कोई ऐसी चीज़ ना हो जो आपको मसले में डाल दे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपके जो कमेंट्स हैं वो एड्रेस हो रहे हैं, और अपना ख्याल रखिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करें, हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकॉन। यहाँ पर मेरा इंस्टाग्राम पेज आ रहा है, इसको जाकर फॉलो करें। डीएम में स्लाइड करके अपने प्राइवेट नेचर के सवाल पूछ सकते हैं। अगर प्राइवेट नेचर नहीं होते तो कमेंट्स में पूछा करें। इंशाल्लाह इसी तरह आने वाली वीडियो में हम कोशिश करेंगे एड्रेस करें। और अगर मेरे वीडियो बनाने में टाइम लग रहा है तो कोई ना कोई और जो व्यूअर है वो आके आपको एड्रेस कर देगा, और इस चैनल का पर्पस ही ये है। तो अब मुझे अपनी दुआ में याद रखें। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक मैं इजाज़त दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, पीस आउट। I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and